स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछे। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें भेजें। पहले अपना नाम, फिर अपने शहर का नाम, फिर कमोडिटी से जुड़े हुए अपने सवाल भेजें। आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक हम देने की कोशिश करेंगे। कोई भी सवाल रह जाता है तो अगले दिन इसी वक्त पर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। रवि देवरा है, हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर है कुंवरजी ग्रुप से, और बीरेन वकील साहब हैं, कमोडिटी कंसल्टेंट पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आज बात हम क्रूड की कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड में फिर से तेजी। एक तो डॉलर की कमजोरी से फायदा मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो सप्लाई को लेकर जो कंसर्न है उसका भी यहाँ पर सपोर्ट है। बीरेन जी, क्या लग रहा है आपको, क्रूड, ब्रेंट क्रूड क्या वापस से $100 के ऊपर जाने वाला है? रिजर्व रिलीज कर रहा है क्रूड की, बट मार्केट का रिस्पांस कुछ अलग सा है। चाइना में स्ट्रेटेजिक रिजर्व शायद बिल्ड हो रही है, और वहां से एक्सपोर्ट भी, स्पेशली डीजल का एक्सपोर्ट्स भी काफी बढ़ा है। तो जो लॉकडाउन चलते हुए भी जो चाइनीज एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी आई, ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो आपने कहा कि 96 अभी है ब्रेंट, तो $101 तक तो जाना चाहिए अगले 2-3 दिन में। काफी सरप्राइजिंग रिकवरी है ये, और डॉलर की तेजी जो रुकी है, काफी सपोर्ट जैसे आपने कहा मिल रहा है। रवि जी, आपका व्यू क्या है क्रूड मार्केट को लेकर, और ट्रेडर्स के लिए अगर आपके पास कोई ऑप्शंस की रणनीति हो तो बताइए। कहां पर ट्रेड करें, किस स्ट्राइक पर आपको लग रहा है कि बेहतर मौके हैं कॉल या पुट खरीदने के? जरूर से, जैसे आगे बात हुई, बिरेन जी ने भी हाईलाइट किया, पर्टिकुलर अभी जो चाइना है वो काफी अच्छा मेजर ड्राइविंग फोर्स साबित हो रहा है। आज भी न्यूज थे कि चाइना में कई थोड़े बहुत जगह पे जो फॉसिल फ्यूल है उसकी दिक्कतें सामने आई है। तो आई थिंक जब चाइना में सप्लाई के रिलेटेड इश्यूज या ये बाहर आते हैं तो तब मार्केट उसको काफी अच्छी तरह पॉजिटिव लेता है। एंड इस हिसाब से देखें तो विद इन अ शॉर्ट स्पान 1 घंटे में एक अच्छी रिकवरी वहां से भी देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो 7200 के स्ट्राइक के इन द मनी कॉल ऑप्शन में आपको बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। वहां पे वो पोजीशन भी अच्छा है, ओपन इंटरेस्ट भी पॉजिटिव बिल्डअप में है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ऑप्शन से ट्रेड लेना है तो 7200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ये लेवल पे बाय करें, नीचे 50 के करीब का स्टॉप लॉस लगाए। अपर साइड मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में कम से कम 100 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये व्यू है क्रूड को लेकर। चलिए, अब कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ कई दर्शकों के सवाल आ चुके हैं। सबसे पहला सवाल है, निर्मल है एमपी से। ये जानना चाह रहे हैं कि चांदी में आगे क्या भाव रहेगा। बीरेन जी, क्या आपको चांदी में क्या लग रहा है, आगे किस तरह के भाव दिख रहे हैं आपको? सिल्वर में टेम्पररी रेंज जो 2-3 वीक की रेंज है, वो करीबन 56,000 से 60,000 की रहेगी। हल्का सा सपोर्टिव मार्केट रहेगा डॉलर इंडेक्स कमजोरी देखते हुए। मेटल्स भी काफी ओवरसोल्ड है, आगे थोड़ा सप्लाई का कंसर्न भी है। तो हम इसको टेक्निकली रिकवरी बाउंस देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 57,000-58,000 के आसपास, मीन्स करंट लेवल के आसपास सिल्वर में बाई किया जा सकता है। 56,200-300 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। साइड में हम नियर टर्म में 59,000 और आगे थोड़ा लंबा टारगेट में 59,560 तक सोच सकते हैं। ओके, अगला सवाल भी बहुत ही सिमिलर सवाल है। धीरज हैं दिल्ली से। चांदी खरीदारी के लिए सही लेवल बताएं और किन स्तरों पर चांदी को सपोर्ट मिल सकता है। रवि जी, आप बताइए इनको, धीरज जी को। जरूर से, चांदी सपोर्टिव है। एंड पर्टिकुलर देखें तो वहां पे बेस मेटल्स में अच्छी रिकवरी थी, हालांकि फिर भी बेस मेटल अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, बट चांदी एंड गोल्ड में एक मोमेंटम अच्छा बिल्डअप हो रहा है। आपका सवाल सिल्वर के सपोर्ट पे 57,480 का एक अहम सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता डाउन साइड, तब तक ये लेवल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सस्टेन होने चाहिए। अपर साइड रेजिस्टेंस है 58,500 के करीब, तो वहां पे मुनाफा वसूली कर लेनी है। आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो 57,800 के करीब बाय करें, 57,480 का स्टॉप लॉस, एंड अपर साइड 58,480-500 मिलता है तो वहां पे एक मुनाफा वसूली कर लेने, क्योंकि आज इवनिंग में डेटा काफी लाइंड अप है। ईसीबी की पॉलिसी के साथ यूएस के जीडीपी के नंबर्स पे है, तो तब थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ टारगेट से आप काम कर सकते हैं। ओके,
चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं हमारे साथ। अब अगला जो सवाल है वो गोल्ड के ऊपर है कि गोल्ड में ताज़ा भाव पर क्या करना चाहिए। नाम है इनका हीरालाल, राजसमंद से हैं। गोल्ड में ताज़ा भाव पे क्या सलाह दे रहे हैं बीरेन जी? आपको क्या लग रहा है गोल्ड में आगे? लंबे समय से गोल्ड 50,000 और 51,000 मीन्स बहुत सीमित दायरे में है, क्योंकि गोल्ड कॉमेक्स और रुपी दोनों एक दूसरे से क्रॉस ट्रेड में लॉक है। मैं ऐसा मानता हूं कि इंडियन गोल्ड ट्रेड करना बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है। आप ये रेंज को देखते हुए कहीं से भी पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी तरह स्विंग ट्रेड कर सकते हो। हल्का सा रुझान मेरा 51,000 के आसपास शॉर्ट साइड में जाने का होगा। 51,300 350 का स्टॉप लॉस रख के, और डाउन साइड में 50,400 का ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, अब अगले दर्शक जो हैं वो अंजलि हैं हरियाणा से। इनका सवाल 5 साल का इनका व्यू है, सोने चांदी का 5 साल में क्या व्यू होगा। इन्वेस्टर है। बीरेन जी क्या लग रहा है 5 साल के, हालांकि काफ़ी लंबी अवधि आप इसे मान सकते हैं, तो किस तरह के रिटर्न मिलेंगे सोने चांदी में और क्या क्या भाव देखने को मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर का? अभी के जो हालात है उसमें लंबा व्यू नहीं लेना चाहिए। ये नियरली इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात खास करके मैं ये बताऊंगा कि अगर एक बार ऐसा लंबा व्यू फॉर्म हो जाता है और ट्रेड गलत साइड में हो जाता है तो फिर वो जीत का व्यापार हो जाता है। हम अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अभी का जो मार्केट है वो सिचुएशनल मीन्स बी सिचुएशनल, जैसे बी रोमन इन रोम जैसे कहता है, जैसे गांव ऐसा देश, इस तरह लंबा नजीरा नहीं रख के डेटा डिपेंडेंट, न्यूज डिपेंडेंट, मैक्सिमम 1-2 महीने का ही सोचना चाहिए। ओके, चलिए इस सवाल का जवाब रवि जी आप क्या देंगे? हालांकि एक इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ गोल्ड और सिल्वर में दिखती है साल दर साल, ऑन एन एवरेज 5 साल में, 10 साल में, तो किस तरह की ग्रोथ आपको लग रही है 5 साल में? किस तरह के लेवल देखने को मिल सकता है? हालांकि हो सकता है जिस समय आप बेचने जाए वो बहुत ज़्यादा भाव ना हो, लेकिन एक ऊपर का लेवल तो ऊपर की तरफ जा ही सकता है गोल्ड और सिल्वर अगले 5 साल में। जरूर से इन्फ्लेशन तक का रिटर्न वहां पे मिलता है। ऑलवेज अभी तक की हिस्ट्री रही है कि गोल्ड एंड सिल्वर में जो रिटर्न है वो यूएस इन्फ्लेशन के अलाइन रहता है। और जब जब यूएस इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म बेसिस पे 4-5% के ऊपर ही चल रहा है, तो आई थिंक वहां पे आप फोकस करें। एंड मुझे लग रहा है कि सीएजीआर रिटर्न भी अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें 4%, 3 से 4% हमारे करेंसी का डेप्रिसिएशन आप ऐड कर ले, तो ऑल ओवर अगर ये दोनों हम कंबाइन करें तो 7 to 9% तक का रिटर्न आप ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीएजीआर टर्म्स में आपको रिटर्न मिलेगा। मींस कि 4 साल में अगर ये परसेंटेज से रिटर्न मिलता है तो मेरे हिसाब से गोल्ड में आपको नियर अबाउट टारगेट 60,000 तक मिल सकता है। एंड सिल्वर में भी आपका टारगेट होना चाहिए 80,000-85,000। तो ये एक लिमिटेड टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि लेवल स्पेसिफिक काम करें, टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। अगर ये लेवल पहले भी मिल जाए तो आइडियल नहीं बैठना है, एक बार मुनाफा वसूली कर लेने। पर मुझे लग रहा है 4 से 5 साल में अगर व्यू है तो पर्टिकुलर गोल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट को भी वो एक प्रोटेक्ट करेगा और एक सेफ हेवन अपील भी देगा। ओके, अगले दर्शक हैं हिमांशु हैं गंगानगर से। कॉपर की चाल आगे कैसी रह सकती है? क्या लग रहा है रवि जी, कॉपर की चाल आगे आपको किस तरह की दिख रही है और ट्रेडिंग के लिहाज से क्या सलाह दे रहे हैं आप? ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो एक साइडवेज कॉपर में पर्टिकुलर बना हुआ है। जिंक हालांकि अभी भी तेज है, बट कॉपर में अपसाइड लिमिटेड लग रहा है मुझे। 664 के करीब मेरी बेचने की सलाह है एंड 654 का टारगेट रहेगा। और 667 के स्टॉप लॉस के साथ ये सेलिंग की सलाह मैंने एलएम इन्वेंटरी को देख के दी है। कंटिन्यूस वहां पे इन्वेंटरी हो स्टेबल लेवल पे, कोई शॉर्टेज की अभी साइन नहीं दिख रहे, तो मुझे लग रहा है वहां पे बेचना उचित रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट खोल लेके आप इसको ये लेवल पे बेच सकते हैं। ओके, अगले दर्शक भी कॉपर पर ही हैं, क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए बीरेन जी, क्या सलाह देंगे आप कॉपर में क्रिश को? नवंबर का कॉपर 666 मीन्स 666 के आसपास में शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 674 का स्टॉप लॉस रहेगा और 653 654 का टारगेट रख सकते हैं। ये अच्छी स्विंग प्रोडक्ट है और दोनों साइड के मूव इसमें आते रहते हैं, बट जनरल रुझान सेल ऑन रैली का रहता है। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं सौम्या हैं मुंबई से। चांदी 65,000 रुपये तक कब तक जाएगी? कब तक 65,000 रुपये तक चांदी जा सकती है रवि जी?
थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पर्टिकुलर एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज वहां हो रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स आपको ये लेवल दिखने चाहिए। अभी 2 से 3 महीना थोड़ा कंसोलिडेशन के रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे 54,000 से लेके ऊपर 60,000 तक के लेवल मिलेंगे। बट आपका अगर 65 का नजरिया है तो मेरे हिसाब से आपको मार्च से फरवरी तक रुकना पड़ेगा, और तब मुझे लग रहा है कि एक बार 65 बियॉन्ड लेवल्स मिल सकते हैं। ओके, चलिए, ये सलाह है सौम्या अवंती के लिए, मुंबई से थी। अगले दर्शक है पवन है हिसार से। अगले साल के लिए ग्वार सीड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। बीरेन जी, आपसे ही सवाल है, क्या सलाह देंगे अगले साल तक के लिए? हाजिर के कारोबारी है, अगले साल के लिए क्या आउटलुक है ग्वार सीड का? हाजिर के कारोबार के लिए हेजिंग काफी अच्छा प्रोडक्ट है। फिजिकल गवार के सामने फ्यूचर्स हेज किया जाए तो पिछला 4-5 साल का ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कि 12-15% का रिटर्न मिल जाता है। कभी कभी थोड़ी डायनेमिक हेज प्रॉपर समझ के साथ तो 17-18% का भी मिल जाता है। प्लेन बेट इसमें लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि करीबन 6-7 साल से ये सीमित रेंज में ही रहा है। थोड़ी वाइड स्विंग आती है और सुपर फैंसी फोरकास्ट आते हैं, बट वापस घूम फिर के ये 4,500-5,000 के रेंज में आ जाता है। ओके, अगले दर्शक है राजू कुमार हैं इंदौर से। 25 दिनों में गेहूं का भाव कहां तक जा सकता है? गेहूं के भाव को लेकर आपका अनुमान क्या है 25 दिनों के लिए, बीरेन जी? यहाँ काफी टाइट इन्वेंट्री है। दिल्ली में ऑलरेडी 2800 के नजदीक है प्राइस। अब सोइंग की सीजन शुरू होने वाली है, तो सोइंग के लिए इसकी डिमांड बढ़ेगी। मिल्स की डिमांड काफी तेज है, और नई फसल की मार्च महीने में, तो मेरे हिसाब से दिसंबर जनवरी काफी टाइट सिचुएशन रहेगी। मैं यहाँ से अपसाइड देख रहा हूँ। पॉलिसी सेंसिटिव आइटम है, मिस गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन आता है नहीं आता है उसकी फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं है, बट फंडामेंटल काफी बुलिश है। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ हैं नितिन है मुंबई से। आज इंट्राडे में एल्युमिनियम और नेचुरल गैस नीचे की तरफ कहां तक जा सकता है? रवि जी, क्या सलाह देंगे? नेचुरल गैस, एल्युमिनियम, इंट्राडे ट्रेडर है। आई थिंक नीचे ये आज थोड़ा प्रोटेक्टेड है क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे गिरी हुई आज कॉमोडिटी एफएक्स बोर्ड में है। नेचुरल गैस काफी स्टेबल है। मुझे लग रहा है लेवल स्पेसिफिक आपको एल्यूमिनियम में डाउन साइड है वो 200-201 तक के लेवल मिल सकते हैं। 200 का करीब सपोर्ट अहम है, वहां पे अगर शॉर्ट पोजीशन है तो मुनाफा वसूली कर ले। अगर नई स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है तो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी आप नेचुरल गैस में अच्छी मुझे दिख रही है। इसमें आपको क्या करना है, 500 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। अभी 50 के करीब चल रहा है, उसके सामने 550 का जो कॉल ऑप्शन अभी 34 के करीब चल रहा है। आप ये बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी में आपका मैक्सिमम लॉस नेचुरल गैस में 16 पॉइंट होगा, वही प्रॉफिट आपका मैक्सिमम 34 पॉइंट। मींस की रिस्क इज टू रिवॉर्ड 1:2 के ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे ऑप्शन से बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी से काम करना चाहिए। चलिए, अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हैं पवन है कानपुर से। जिंक खरीदा है 272 रुपए 80 पैसे में, क्या करना चाहिए बीरेन जी? 272 रुपए 80 पैसे की बाइंग है, क्या लग रहा है अब यहाँ से? इसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों सपोर्टिव है। मैं समझता हूँ आगे 276 278 तक का टारगेट 2-4 दिन में मिल सकता है। इसमें बेसिकली डेफिसिट है और कैश मार्केट काफी मजबूत है। मींस यूरोप में कैश जिंक के प्रीमियम $400-500 एलएमए से ऊंचे चल रहे हैं, तो बाय ऑन डिप्स और जब भी शार्प गिरावट आए उसमें बाय करने में मुझे अच्छी कमोडिटी लगी है। ओवरऑल रेंज इसकी हम 270 से 285 तक की मान सकते के लिए स्टॉप लॉस क्या सलाह दे रहे हैं बीरेन सर? फिलहाल 270 की अगर बाइंग है तो 8 के एसएल से काम करना चाहिए, बट ये सेल नहीं करना है, सिर्फ बाय ऑन डिप्स ही करना है। बाय ऑन डिप्स ही करे। जो स्टॉप लॉस बीरेन सर बता रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली जरूर फॉलो कर लीजिएगा पवन जी। प्रमोद हैं एमपी से। जीरा अगले 2 महीने में कहां तक जा सकता है? रवि जी, 2 महीने के लिए जीरे का आउटलुक क्या है आपका?
हाँ, अभी नियर टर्म मुझे लग रहा है कि कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट जैसे सोइंग के आंकड़े आते जाएंगे आपको उसमें ज्यादा डिप एंड डेप्थ मिलती जाएगी। बट अभी जो प्राइस है सेंसिटिविटी से मुझे लग रहा है कि इमीडिएट सोइंग नंबर आपको अच्छे दिखेंगे और हायर लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंट मूव है वो आपको देखने को मिल सकता है। 25 के ऊपर स्टेबल होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो नियर अबाउट टू 25,000 आप एक बार अगर लॉन्ग पोजीशन है तो मुनाफा वसूली कर ले, क्योंकि एक बार सोइंग के नंबर स्टार्ट हो गए थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग प्रेशर की उम्मीद आपको 23,200 तक के लेवल तक करनी चाहिए। ओके, अगले दर्शक है कुशल संचावत हैं, गोल्ड बॉन्ड या कमोडिटी में गोल्ड बाई करे, यानी कमोडिटी फ्यूचर्स के बारे में जानना चाह रहे होंगे। गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड फ्यूचर्स, क्या सलाह देंगे, क्या बेहतर आपको? हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो गोल्ड बॉन्ड से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि जहां पर आपको 2.5% का सालाना ब्याज भी मिलता है और सॉवरिन गारंटी भी है। ट्रेड में आपको यही है कि अगर नुकसान है तो आप डिलीवरी भी ले सकते हैं, ये एक फायदा है। वीरेंद्र सर, आप क्या सलाह देना चाहेंगे इनको, गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड फ्यूचर्स? फ्यूचर्स में बाई साइड है तो कैश एंड कैरी ब्याज बदला चढ़ेगा, जो गोल्ड बॉन्ड में नहीं होता, उसके सामने ब्याज मिलता है। तो मैं नेचुरली गोल्ड बॉन्ड के साथ ही जाऊंगा, प्रोवाइडेड के टाइम फ्रेम 3, 4, 5 साल की है, क्योंकि इसकी लॉक इन पीरियड होती है गोल्ड बॉन्ड में। चलिए, अगले दर्शक मेंथा पे हैं, मोहम्मद फरहान है रामपुर यूपी से। रवि जी, क्या लग रहा है मेंथा ऑयल में? मेंथा में इमीडिएटली मुझे कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज दिख नहीं रही, हालांकि सीजनलिटी के वजह से ऑलवेज वहां पे नवंबर मिड से लेके जनवरी तक थोड़ा बहुत बाइंग अच्छा रहता है और 950 का अच्छा सपोर्ट वो बना के चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास फिजिकल पोजीशन है तो स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, तो आप 950 का लेवल ध्यान में रखें। अगर आप ट्रेडर हैं, आपने पोजीशन वायदा में लिया है, 950 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आप वहां पे होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 1040 1050 तक के लेवल इमीडिएट टिल नवंबर एंड आपको दिखने चाहिए, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है और काफी अहम सपोर्ट के करीब चल रही है कमोडिटी। तो यहाँ से एग्जिट होने की वजह से एक स्टॉप लॉस रख के आप 1040 1050 तक होल्ड कर सकते हैं, वहां पे आप मुनाफा वसूली जरूर से कर ले। ओके, अगले दर्शक है संजय कुमार हैं बिजनौर से। क्रूड इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 6,967 पे 6,967 पर, क्या करें? बीरेन सर, क्या सलाह देंगे? शॉर्ट है इनकी 6,967 पर, भाव 7,300 पे है, क्या करना चाहिए? काफी नुकसान हो रहा है। क्रूड में मैं समझता हूँ कि जो भी लोग ट्रेड करते हैं उनको मैक्सिमम 2.5% का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर नहीं रख सकते हैं तो ऑफसेटिंग कॉल लेना चाहिए, यानी अगर सेल है तो कॉल ऑप्शन से कवर करें और बाइंग किया है तो पुट ऑप्शन से कवर करें। करीबन 10 बार हमने 7,500 देखे और 10 बार 6,500 भी देखे, मीन्स ना ऊपर में हम सेल कर पाए ना नीचे में बाय कर पाए, तो ऑप्शन इज द बेस्ट। ओके, यानी ऑप्शंस के जरिए हेज करे, इस तरह से ओपन पोजीशन नहीं रखे, कभी भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडर नहीं करे। 2.5% का स्टॉप लॉस वीरेंद्र सर बता रहा है कि क्रूड में आपको लगाकर रखना ही चाहिए, इस तरह से ओपन पोजीशन नहीं छोड़े, नहीं तो उसके अगेंस्ट आप ऑप्शंस के जरिए भी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। चलिए, अब एक खबर है मस्टर्ड को लेकर। खबर ये आ रही है कि जीएम सरसों की खेती को लेकर तैयारी चल रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जीईएसी ने पर्यावरण संबंधी जो क्लियरेंस थे उसकी मंजूरी दे दी है और जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों DMH11 की सिफारिश की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बाबूलाल डाटा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। बाबूलाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, पहली बार आपसे बात हो रही है। धन्यवाद। बताओ सर, क्या हमारी पूरी तैयारी है जीएम सरसों की खेती को लेकर या अभी काफी अड़चने हैं इस दिशा में? देखो जी, जीएम सीड का केवल देश को एक फायदा है, इसकी पैदावार दुगनी हो जाएगी। लेकिन और पहले भी डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने पिछले 10 साल से रिसर्च के बाद ये बताया, ये आम पब्लिक के हित में नहीं है। सर, लेकिन हम ऑलरेडी बाकी सोया तेल का टोटल इंपोर्ट जो हम यूएस, ब्राजील और अर्जेंटीना से करते हैं उसमें से 70% तो हम जीएम सोया ऑयल ही इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम वो चीज खुद ही बाहर से ले रहे हैं तो यहाँ पे वो तेल जो है उसका केवल रिफाइन बनता है। सोया का रिफाइन बनता है। कनोला ऑयल है जो विदेश से आता है, जो रैपसीड ऑयल है उसका भी रिफाइन बनता है।
और दूसरा ये पाम आता है, उसका भी रिफाइन बनता है। मस्टर्ड एक हिंदुस्तान की पैदावार जो है, इसमें इसका रिफाइन नहीं बनता, बन सकता है लेकिन ये महंगा रहता है। ये तेल जो इसमें पंजेंसी है, झांक है, खुशबू है, वो आम आदमी के पसंद की है और इसमें कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि इससे सैकड़ों तरह की बीमारियों का इलाज भी संभव है। तो ये जो अब जो विदेश से जो तेल आएगा, फसाई जो अपने हैं, उसने ये कानून बनाया है कि आपको सीड के बिल पे, तेल के बिल पे लिखना होगा ये जीएम सीड है, जीएम सीड है, जीएम सीड का निकला हुआ तेल है। उससे और एक हिंदुस्तानी सीड, इन दोनों में डिफरेंट करना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मुश्किल का काम हो जाएगा कि जीएम सीड का तो रिफाइन बनाओ और ये खाओ। इससे क्योंकि हिंदुस्तान में जो मिलावटखोर है, मिलावटी लोग हैं, वो इस जीएम सीड के तेल को इस ओरिजिनल सरसों के तेल में जो हिंदुस्तानी पैदावार है उसमें मिला के बेच देंगे। उससे ये तो एक अलग बात है। अब ये बात कही गई है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि पिछले 10 साल से ये करना चाह रहे हैं। 10 साल से सारे डॉक्टरों की और उनकी राय ये रही है कि जीएम सीड मस्टर्ड का हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, जो हमारे यहाँ जो सरसों पैदा होती है उसमें पंजेंसी होती है, झांक होती है, खुशबू होती है। अब ये सीड डेवलप वैसा कर पाएंगे या नहीं? वैसा सीड अगर डेवलप किया जब तो मिलता जुलता हो जाएगा। अगर विदेश की तरह ही सीड डेवलप किया, केवल पैदावार बढ़ाने के उसमें किया, तो फिर इसमें ये हिंदुस्तानी पब्लिक के लिए एक धोखा ही होगा, गड़बड़ होगी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। हमारी राय में जीएम सीड की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। ये आम पब्लिक के हित में नहीं है। केवल सरकार जो चाहती है कि पैदावार दुगनी हो जाएगी, वो जरूर हो जाएगी, लेकिन आम पब्लिक के हित में नहीं है। तो खाने के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से सही नहीं है बाबूलाल जी, ये क्लियर हो गया, नोटेड सर। लेकिन अब मेरा अगला सवाल होगा, खेती के लिहाज से क्या ये बेहतर है? क्या जमीन को कुछ नुकसान तो नहीं होगा अगर हम जीएम सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो? देखो जी, सोया सीड जो इस्तेमाल किया गया और आपके ज्यादा तो आया है, सोया सीड भी नहीं, बीटी कॉटन आया है विदेश से, उससे जमीन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेरा ऐसा मानना है, ये तो भविष्य बताएगा जमीन में नुकसान होगा या नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों का, अब तक का डॉक्टरों का ये मानना रहा है ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा जीएम सीड से निकला हुआ तेल। तो हमारा तो ये मानना है कि ये इस तेल पे, एक तो जो सीड जो अगर मान लो गवर्नमेंट लाती है, वो तुम्हारे हमारे कहने से तो मना करेगी नहीं, वो अगर लाती है तो हिंदुस्तानी सीड और इस सीड में फर्क की सुनिश्चितता करे। जो फसाई लिखवा रही है, ये क्यों लिखवा रही है कि जीएम सीड बिल के ऊपर लिखना होगा ये जीएम सीड है, ये जीएम सीड से निकला हुआ तेल है। इसका मतलब वो 15-20 रुपए किलो नीचा बिकना है। 15-20 रुपए किलो हिंदुस्तानी सीड का तेल उसके मुताबिक नीचा बिकेगा, तो मिलावटी खोर लोग हैं हिंदुस्तान में, तो वो सब इसको मिला के इसी में बेच देंगे, फर्क नहीं रह पाएगा। ये तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती कि जीएम सीड से जो तेल निकले उसका केवल रिफाइन बने, तो वो मुझे लगता नहीं संभव है। आम पब्लिक के साथ धोखाधड़ी होगी, ईमानदार जो मिल वाले हैं वो हैं उनके साथ धोखा होगा, आम पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए खराबी रहेगी। तो हमारा तो ऐसा मानना है कि जीएम सीड की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और बताया कि हेल्थ के हिसाब से ये सही नहीं है और इसे मिलावट, जो ओरिजिनल जो सीड्स है उसके साथ मिलावट करके बेचा जाएगा। जो जीएम सीड से निकले हुए तेल है और जो ओरिजिनल जो अब तक यहाँ पे चलते आ रहे हैं, उससे मिलावट का खतरा और बढ़ जाएगा। मार्जिन के लिए मिलावट का एक पूरा जाल तैयार हो सकता है, ऐसा बाबूलाल साहब को लगता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। चलिए अब वापस से कुछ और सवाल जवाब भी ले लेते हैं। कई सारे और दर्शक हैं जिनके सवाल हमारे पास है। अगले दर्शक है, ये चांदी पे जाना चाह रहे हैं कि 65,000 कब तक जा सकती है चांदी? कविता वर्मा नाम है, गंगापुर सिटी से इन्होंने सवाल भेजा है। बीरेन सर, आपको कब तक लग रहा है कि चांदी 65,000 रुपए तक जा सकती है? फिलहाल तो मेरे पास ऐसा कोई टारगेट नहीं है शेयर वाला। अगर मेरे पास होता तो मैं चांदी ले लेता। साल के लिए आपने, हालांकि दिवाली वाले पोल में आपने दिया था चांदी का टारगेट। पिछले 2.5 साल में 30 महीने में करीबन 8 बार 70,000 भी देखा और 8 बार 60 के नीचे भी देखा। तो ये सर्कुलर रूट देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीने में एक बार 65-66 जरूर देखेंगे।
ओके, चलिए अब अगले दर्शक है चरित। हालांकि इनका सवाल हमने ले लिया था, दूसरे दर्शक का ले लेते हैं। रवि जी से ग्वार का आउटलुक जानना चाह रहे थे हाजिर के लिए आज से कि 2023 में ग्वार सीड का आउटलुक क्या है, हाजिर के हिसाब से रवि जी बता दीजिएगा। जरूर से हाजिर के हिसाब से लग रहा है कि पर्टिकुलर जो प्राइसेस है वो करीबन बॉटम के करीब है, क्योंकि लगातार ये लास्ट ईयर में हमने एक वीक रिटर्न एंड एक नेगेटिव साइड हमने गुआर सीड गुआर गम दोनों में देखी। हालांकि जैसे बीरन जी आगे भी बता रहे थे, आई थिंक गुआर में बहुत बड़े रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस ना हो तो मुझे लग रहा है कि एक बाइंग की स्ट्रेटेजी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। 4500 का लेवल एक अच्छा बेस बना के गुआर चल रहा है। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि इस साल में 4000 के नीचे गुआर सीड का सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है। एंड अपर साइड मेरा मानना है कि 5300 से लेके 5500 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, वहां पे एक मुनाफा वसूली भी आवी होगी। बट ब्रॉडर रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट ये लेवल पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड सही लग रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 4500 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर एक साल के आउटलुक के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आप 4000 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग पोजीशन में रह सकते हैं। 5500 तक के लेवल्स आपको ये साल में फिर से गुआर सीट में देखने को मिल सकते हैं, और 10000 तक के लेवल आपको फिर से गुआर गम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, शुक्रिया रवि जी आपका, बीरेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। कोई भी सवाल जो आज रह गया है उन सवाल के जवाब हम कल देने की इस वक्त ही कोशिश करेंगे। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के